नमस्कार। इस मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नितेंद्र कुमार गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पेंचवली पीजी कॉलेज, परासिया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से। आज फिजिक्स सब्जेक्ट के मॉड्यूल पर हम बात करने वाले हैं, जो मॉड्यूल है मोशन ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड, अर्थात शान तरल में गिरते गोलाकार पिंड की गति, जो बीएससी प्रथम वर्ष के कोर सब्जेक्ट से लिया गया है। पेपर है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट 3, मॉड्यूल नंबर 3.6। इस मॉड्यूल में हम अध्ययन करने वाले हैं इन कंटेंट्स पर। कंटेंट्स है तरल का शांत प्रवाह, गैसों तथा द्रव में शांता, केश नली में द्रव का प्रवाह, पॉइज़ली का समीकरण, पॉइज़ली के समीकरण की सीमाएं तथा शांत तरल में गिरते हुए गोलाकार पिंड की गति। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम के बारे में कि इस मॉड्यूल से हम क्या क्या सीख पाएंगे और इसके बाद हम क्या क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, हम एक्सप्लेन कर पाएंगे इस मॉड्यूल के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस फोर्स, अर्थात शान बल की अवधारणा, इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी बात हम एक्सप्लेन कर पाएंगे इससे फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, अर्थात किसी केश नली में द्रव का प्रवाह, इसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके बाद हम पॉइज़ली का सूत्र और उसकी सीमाओं को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके बाद हम एक्सप्लेन कर पाएंगे मोशन ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड, अर्थात किसी शांत तरल में गिरते गोलाकार पिंड की गति को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए कुछ बातें आवश्यक है जो आपको पहले से अध्ययन कर लेनी चाहिए है। वो बातें हैं, पहली बात आइडियल एंड विस्कस फ्लूइड, अर्थात एक आदर्श और शांत द्रव होते क्या है या तरल होते क्या है, इनका आप अध्ययन कर लें तो बेहतर होगा इस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए, देखने के लिए। साथ ही साथ आपको इसके पहले अध्ययन कर लेना जरूरी होगा स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, अर्थात धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह, इसे आप इसके पहले अध्ययन कर लें। और साथ ही साथ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, अर्थात किसी बहते द्रव की ऊर्जा, ये आप अध्ययन कर लें। अब चलते हैं हम अपने मूल टॉपिक पर, अर्थात हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि विस्कस फ्लो ऑफ फ्लूइड होता क्या है, अर्थात किस तरह से तरल जो है वो शांत द्रव में बहता है। पहली बात, इसे देखने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ द्रव की दिशा आपको दिखाई जा रही है कि द्रव इस दिशा में बह रहा है, जो एरो की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। यदि ये द्रव मुक्त रूप से इस मुक्त रूप से बह रहा है तो हम सामान्यतः एक मानकर चलते हैं कि ये बॉटम लेयर आपको दिखाई दे रही है। बॉटम लेयर जो लेयर नंबर 4 डायग्राम में आपको दिखाई दे रही होगी एनिमेशन के थ्रू, तो सामान्यतः माना यह जाता है कि तरल के बारे में कि ये परतों के रूप में बहता है। और यहाँ पर आपको जो निचली परत है, यदि ये सामान्यतः किसी सतह पर बह रहा है ये द्रव या तरल, तो ये सतह वाली लेयर नंबर 4 आपको दिखाई दे रही है। लेयर 4 के ऊपर लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1 यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू यहाँ दिखाया गया है कि लेयर टू लेयर एक बल लग रहा होता है, यानी लेयर 4 लेयर 3 पर एक बल लगा रही होती है, जो कि लेयर 3 की बहने की दिशा और उसकी गति का विरोध करती है। ऐसे बल को हम शान बल या विस्कस फोर्स कहते हैं, अर्थात यहाँ पर परतों के बीच में एक आपेक्षिक बल लगता है जो उनकी आपेक्षिक गति को रोकने का प्रयास करता है या कम करने का प्रयास करता है। इस बल को हम शान बल कहते हैं और इस घटना को शांता कहते हैं। यही बल लेयर टू लेयर सभी लेयर्स के बीच में लग रहा है। लेयर 3 लेयर 4 2 पर लगा रही है, लेयर 2 लेयर 1 पर लगा रही है। इस प्रकार यहाँ पर परतों के बीच में एक बल लग रहा है और ये बल शान बल है या विस्कस फोर्स है। तो विस्कस फोर्स या शान बल की अवधारणा हम समझें, हमें समझ में आया कि यह एक ऐसा बल है जो तरल की परतों के बीच में लगता है और तरल की परतों
पर एक परत दूसरी परत को अपेक्षित रूप से रोकने का प्रयास करती है। ये एक तरह का घर्षण बल की तरह हम इसको मान सकते हैं। तो ये था हमारा तरल का प्रवाह जो होता कैसे है, और दूसरी बात तरल में श्यान बल क्या होता है और श्यानता की घटना क्या होती है। ये घटना श्यानता है। अब हम चलते हैं, यही श्यानता की घटना विस्कोसिटी इन गैसेस, यानी गैसों में श्यानता होती है क्या। वैसे तरल को हम गैस भी कहते हैं और तरल को हम द्रव भी कहते हैं, अर्थात तरल के अंतर्गत यानी फ्लूइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, गैस भी आती है और द्रव भी आते हैं। तो हम सबसे पहले इसको गैस में देखते हैं कि गैस में श्यानता होती है क्या। हाँ, गैसों में भी श्यानता होती है। गैसों की परतें जो होती है वो एक दूसरे पर एक आपेक्षिक बल लगाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेयर 1 लेयर 2, ये दोनों लेयर जब बह रही है तो इन दोनों के बीच में एक श्यान बल लग रहा होता है। किंतु ये श्यान बल जो है इसका कारण क्या है इन दोनों के बीच लगने का, इन दोनों परतों के बीच लगने का। वो ये होता है कि परतों के बीच में अणुओं का स्थानांतरण होता रहता है, यानी एक परत के अणु दूसरी परत की ओर और दूसरे परत के अणु पहली परत की ओर आते जाते हैं, और इस कारण से इन दोनों के बीच में, दोनों परतों के बीच में एक बल लग रहा होता है, जो श्यान बल हम जिसको कह रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से जब परतें फ्लो होती है तो ये इनके अणु एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके कारण दोनों परतों के बीच में बल लग रहा होता है। सामान्यतः इसको एनिमेशन से हमने दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया है कि परतों के अणुओं का ट्रांसफर होता है। यहाँ श्यान बल गैसों में ऐसे होती है। इसी प्रकार हम द्रव में देखते हैं, द्रव में श्यानता क्या होती है, या द्रव में श्यानता के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी घटना रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वास्तव में जिस तरह से हमने अभी गैसों में देखा उसी तरह से द्रव में भी होता है श्यानता का गुण, लेकिन इसमें घटना कुछ और होती है, यानी यहाँ अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता है। लेयर 2 के अणु लेयर 1 के अणु में स्थानांतरित नहीं होते हैं, अर्थात केवल स्थानांतरण के कारण ही यहाँ श्यानता नहीं होती है, बल्कि यहाँ घटना ये होती है कि जब परतें बह रही होती है तो इनके अणुओं के बीच की दूरी परिवर्तित होती है, और जैसे ही अणुओं के बीच की दूरी परिवर्तित होती है तो इनके सहसंजक बल का मान, यानी कोहेसिव फोर्स जिसको हम कहते हैं, सहसंजक बल अर्थात कोहेसिव फोर्स के बल का मान बदलता है। ये देखिए, ये परतें जब बह रही होती है तो इनके अणुओं के बीच की दूरी बदल जाती है, और दूरी चेंज होने के कारण, इनके दूरी परिवर्तित या डिस्टेंस जो है इनके बीच की बदल जाने के कारण कोहेसिव बल यानी कि सहसंजक बल के मान में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के कारण ही हम यहाँ पर श्यान बल को मानते हैं, उसका कारण ही श्यान बल है। अर्थात श्यानता की घटना रिस्पॉन्सिबल किसके कारण है, सहसंजक बल के कारण द्रवों में, लेकिन हमने गैसों में कुछ और कारण था। गैसों में था अणुओं का स्थानांतरण, लेकिन यहाँ अणुओं का स्थानांतरण नहीं है। ओके, हमने गैसों और द्रव दोनों में श्यानता देखा। अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं तापमान का प्रभाव, किस पर, गैसों पर और द्रवों पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू कि जब तापमान हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो गैसों की विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है ना, गैसों में श्यानता बढ़ती है, जबकि तापमान बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। ये घटता हुआ नीचे की तरफ आपको एरो दिखाई दे रहा है द्रवों के लिए, द्रवों में घटती है। क्यों घटती है, उसका कारण आप देख पा रहे हैं कि जब हम तापमान टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सहसंजक बल का मान, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं गैसों में क्या होता है, अणुओं का स्थानांतरण। तो हम जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं तो अणुओं का स्थानांतरण बहुत तेजी से होता है, यानी बहुत अधिक अणु स्थानांतरित होते हैं तापमान बढ़ जाने से, इसलिए गैसों की श्यानता बढ़ती है। जबकि सहसंजक बल का मान कम हो जाता है, कोहेसिव फोर्स का मान वैल्यू कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कम हो जाता है, और कम होता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो ये हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा, यानी तापमान का प्रभाव देखा कि श्यानता पर तापमान का प्रभाव क्या होता है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें हम देखने वाले हैं केशनली में द्रव का प्रवाह। केशनली में द्रव का प्रवाह किस तरह से होता है। देखिए, केशनली में द्रव का प्रवाह, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको यहाँ पर आपको एनिमेशन के थ्रू इसमें द्रव का प्रवाह दिखाया जा रहा है। ये ट्यूब यहाँ पर बहुत मोटी दिखाई जा रही है, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके अंदर की घटना को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया गया है, जबकि कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है।
सो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का इनर व्यू आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि इसमें जो मध्य वाली परत है, उस मध्य वाली परत में द्रव का प्रवाह सबसे तेज हो रहा है, जबकि उसके ऊपरी परत यानी मध्य परत के ऊपरी परत ये देखिए इसका प्रवाह थोड़ा कम, उसके ऊपर और कम, और आखिरी जो लेयर रहेगी उस आखिरी लेयर का यानी ऊपर की ओर जो सतह के टच में रहेगी या संपर्क में रहेगी उसका वेग सबसे कम या पॉइज़ली के अनुसार शून्य माना जाता है, जो सतह से लगी हुई लेयर रहती है, चाहे ऊपरी सतह हो चाहे निचली सतह हो या सराउंडिंग जो होता है, केस नली का जो सराउंडिंग होता है यानी अंदरूनी सतह जो होती है उससे की सीमाओं पर जो द्रव होता है उसका वेग शून्य माना जाता है। और अंदर की ओर जाते जाते हैं तो जो सेंटर वाला होता है, केंद्र वाला, उसका वेग सबसे अधिक होता है द्रव जब प्रवाहित होता है तब। इसी को हम आगे देखते हैं कि केशनली में द्रव का प्रवाह हो रहा है। तो देखिए ये ऊपरी परत की वेलोसिटी v माइनस dv मान लिया हमने और निचली परत की वेलोसिटी ओनली v मान लिया हमने। तो v ये ज्यादा है और ऊपर वाला v माइनस dv कम है। दूरी मान लिया हमने y और ऊपर वाली y प्लस dy। कहाँ से? केंद्र से। ये देखिए ये दोनों परतों की दूरी। तो इस दौरान द्रव किस तरह से परतों में बह रहा है ये हमने डायग्राम में देखा है यहाँ पर। और अब हम ये जो y और y प्लस dy के बीच का एरिया है, इसको क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर हम समझने वाले। देखिए y और y प्लस dy के बीच का एरिया, देखिए ध्यान से देखें, y और y प्लस dy के बीच का क्षेत्रफल। ये यदि देखा जाए पूरे बेलन के अंदर देखा जाए या पूरी नली के अंदर देखा जाए तो ये एक सिलेंड्रिकल एरिया होगा। और इसको हमने dy मोटाई का एरिया, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया है हमने साइड में, जो जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है आपको, उसमें आपको दिख रहा होगा। सो dy के अंदर से हम द्रव जब बहाएंगे तो कितना बहेगा, सबसे पहले इससे द्रव बहा के वॉल्यूम निकालेंगे उसका, और उसके बाद इसी से हम समाकलन करके या इंटीग्रेशन करके पूरी नली से यानी पूरी केश नली से कितना द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका आयतन निकालेंगे। तो देखिए पॉइज़ली ने एक फार्मूला दिया कि पूरी केश नली से जो द्रव प्रवाहित होता है प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में जो द्रव प्रवाहित होता है पूरी केश नली से, वो होता है Q इक्वल्स टू P पाई R टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया। यहाँ पर इन्होंने ईटा, इस फॉर्मूले में देखिए ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी श्यानता गुणांक है। दूसरी बात P प्रेशर है। तीसरी बात यहाँ पर है L जो केश नली की लेंथ है, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है, लंबाई है। और उसके बाद में R जो है रेडियस है यानी त्रिज्या है केश नली की। ओके, तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, पॉइज़ली का फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये पॉइज़ली का सूत्र है, इसको हम स्थापित करने वाले हैं। तो इसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम केश नली ले लेते हैं। ये केश नली आपको दिखाई दे रही है। ये केश नली के बीच का एरिया, जिसको हमने dy मोटाई का भी जस्ट पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि dy मोटाई का एरिया है, ये dy मोटाई का सिलेंडर है। इसमें से कितना द्रव प्रवाहित हो रहा है इसको हम समझने वाले हैं। ये देखिए ये वाला एरिया, तो इसमें से द्रव प्रवाहित हो रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले तो बल की अवधारणा लेते हैं, फोर्स लेते हैं कि इस पर कितना बल लग रहा है जब द्रव प्रवाहित हो रहा है उस दौरान। तो बल, इस पर लगने वाला बल, ये वाला जो है ना, ये वाला जो सिलेंडर है, इस पर लगने वाला बल की बात कर रहे हैं। y रेडियस का सिलेंडर पर सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो इस पर लगने वाला बल होता है प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, या अर्थात दाब गुणित क्षेत्रफल। बराबर बल बराबर क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल। तो दाब गुणित क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लगाया, तो P इंटू क्षेत्रफल होता है पाई y स्क्वायर, क्योंकि y इसकी त्रिज्या है, यहाँ पर हमने लिया है। ओके नाउ दूसरा बल हम बात करते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार, जो विस्कस फोर्स होता है या श्यान बल होता है इसी लेयर पर, ये इसकी बात हम कर रहे हैं, इस पर लगने वाला श्यान बल। तो श्यान बल कितना लग रहा है इस पर, श्यान बल लग रहा है, श्यान बल F बराबर होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी श्यानता गुणांक गुणित क्षेत्रफल गुणित वेग प्रवणता। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है पॉइंट 2 में, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी श्यानता गुणांक गुणित क्षेत्रफल गुणित वेलोसिटी ग्रेडियंट अर्थात वेग प्रवणता। तो सीधे सीधे आपने ईटा गुणित 2 पाई YL, आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख सकते हैं 2 पाई y इंटू एल, ओके, इंटू dv अपॉन dy। अब ये वेग प्रवणता क्या होती है, दूरी के साथ में वेग में परिवर्तन, अर्थात वेग में परिवर्तन है dv और दूरी है dy, तो dv अपॉन dy। सो ये दोनों बल आपने देखे। अब संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल तो बराबर होने चाहिए। आप देख सकते हैं संतुलन, जब द्रव प्रवाहित हो रहा है तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों ही बल आपस में बराबर होने चाहिए। तो इनको हमने बराबर रख दिया। ये देखिए P बराबर पाई y स्क्वायर
P इंटू पाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये दूसरा वाला बल। ये देखिए ये वाले बल को हमने माइनस में लिया है, विस्कस फोर्स है ये। ओके, सो अब ये दोनों बलों को बराबर किया आपने, तो dv को हमने इधर बाहर किया यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाया और dv को, और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो dv का मान मिला हमको। अब इस dv को हम यदि समाकलित करेंगे, समाकलन कर दीजिए, बहुत सिंपल है, सभी कर सकते हैं। इस पक्ष में v के सापेक्ष समाकलन होगा और इस पक्ष में y के सापेक्ष समाकलन होगा, तो हमने समाकलन कर दिया। समाकलन किया तो v आया, v बराबर माइनस वाई स्क्वायर पी अपॉन 4l ईटा प्लस c। यहाँ पर c क्या है? c एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, समाकलन नियतांक है ना। ओके, सो अब समाकलन नियतांक का मान निकालना पड़ेगा हमको, तो निकालने के लिए हम एक सीमा शर्त रखते हैं, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन ये है कि y बराबर r पर v बराबर 0। ये मैंने आपको जस्ट दूसरी या तीसरी स्लाइड में समझाया था कि जो केशनली की सतह होती है वहां पर वेग शून्य होता है, यानी ऊपरी सतह पर वेग शून्य होता है। तो y का मान यदि हम r रख दें, ओके, y जो हमने त्रिज्या ली थी उसको यदि r कर दिया, r मतलब पूरी केशनली की त्रिज्या के बराबर रख दिया, तो v बराबर 0 हो जाएगा। तो v बराबर यहाँ पर 0 रख दीजिए और y बराबर r रख दीजिए इस पूरे फॉर्मूले में। तो आप जैसे ही रखेंगे तो 0 बराबर इतना, तो c का मान निकल आएगा। देखिए ये c निकल आया। अब इस c के मान को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी इक्वेशन में। कौन सी वाली? v वाली इक्वेशन में। v इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर पी अपॉन 4l ईटा प्लस c वाले इक्वेशन में रख दीजिए। रख दिया v का वैल्यू रख देने से आपको ये लाइन ये मिली आपको, v इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पी अपॉन 4l ईटा प्लस आर स्क्वायर पी अपॉन 4l ईटा। इससे पूरा v का मान मिला हमको, और यही क्या है? v वेलोसिटी है जो द्रव बह रहा है। कहां से? केशनली से। केशनली से जो द्रव बह रहा है उसका वेग बताती है इक्वेशन हमें। ओके, सो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। सो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट लेयर्स के लिए। अब हम इसका यूज करेंगे कहां पर? इस केशनली से बहने वाले द्रव का मान निकालने के लिए, यहां से कितना द्रव बह रहा है उसे निकालने के लिए। सो आप देखिए हम इस पूरी केशनली से द्रव प्रवाहित होने के लिए सबसे पहले तो ये वाले एरिया से, ये वाला एरिया मींस जो यहाँ पर आपको चमक रहा है एरिया, ब्राइट हो रहा है, उस एरिया को देखिए। उस एरिया से सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना द्रव 1 सेकेंड में बहता है। सो जो बहता है उसको हमने dq मान लिया, और dq यानी जो वॉल्यूम है, यानी जो उसका आयतन है, द्रव कितना बह रहा है उतना उस बराबर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। मींस जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित वेग, और वेग अभी हमने निकाला है, अभी फॉर्मूला जस्ट अभी पिछली स्लाइड में एस्टैब्लिश किया हमने। सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि क्षेत्रफल 2 पाई वाई इंटू डी वाई, सीधी बात है, 2 पाई वाई इंटू डी वाई क्षेत्रफल है, गुणित वेग v है। वेग v का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो dq का मान मिल जाएगा। ये है dq, और यदि इस dq का समाकलन कर दिया जाए तो q मिल जाएगा हमें। तो सिंपल है, समाकलन करना सभी को आता है। सो हमने dq को समाकलित किया तो q मिला, और q बराबर मिला पाई p r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। यही पॉइज़ली का सूत्र है। सो पॉइज़ली का सूत्र हम स्थापित कर चुके हैं। ओके, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर कि पॉइज़ली के समीकरण की क्या कुछ सीमाएं हैं। पॉइज़ली के समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। पॉइज़ली का समीकरण कुछ विशेष स्थितियों में ही लागू होता है। जैसे क्या स्थितियां हैं ये? पहली स्थिति है कि ये पॉइज़ली ये जो नली है केशनली, ये बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह क्योंकि मोटी यदि होगी तो हम जो इसकी सराउंडिंग वॉल होती है, यानी जो दीवार होती है, उसकी सतह वाली, उसकी किनारे वाली परतों का वेग शून्य नहीं मान सकते। पतली होती है तभी हम उसका शून्य मान सकते हैं। ओके, और दूसरी बात, पॉइज़ली का समीकरण लागू होता है केवल जब द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो। ओके, धारा रेखीय होगा, विक्षुब्ध होगा तब नहीं ये समीकरण लागू होता। ठीक है, और यह इक्वेशन या पॉइज़ली का समीकरण केवल तभी लागू होता है जब क्रॉस सेक्शन एरिया पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, नली के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर दाब जो है वो नियत रहना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर, नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब नियत रहना चाहिए। ओके, ये 3 लिमिटेशंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग है, ये देखिए, ये बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, अर्थात गोलाकार पिंड जो है किसी शांत तरल में गिर रहा है। ये देखिए, ये इसके अंदर, इस पात्र के अंदर में एक विस्कस मीडियम भरा हुआ है, यानी शान द्रव भरा हुआ है,
और उसमें ये गोला ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो इस गोले पर क्या बल लगते हैं और इसकी गति किस प्रकार से होती है, ये हम समझने वाले हैं। इसको ध्यान से समझें आप कि जब गोला श्यान तरल में गिरता है तो शुरुआत में ऊपर ये किसी वेग से गिर रहा होता है, किंतु ये जब अंदर गिरते गिरते जाता है तो एक बिंदु ऐसा आता है, इसके बाद इसका वेग नियत हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है। ऊपर से गिर रहा है, तब किसी अन्य वेग से गिर रहा है, और जब एक बिंदु आएगा उस बिंदु पर इसका वेग नियत हो जाएगा और नियत वेग से गिरने लगेगा। फिर उसके बाद में ये उस वेग को सीमांत वेग कहते हैं या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हम टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन यहाँ पर निकालेंगे अभी, कि ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, किस बिंदु पर जाकर, किसी एक बिंदु पर जाकर इसका वेग नियत हो जाएगा, वो हम देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहले तो ये गोला जब गिर रहा है तो इस पर कौन कौन से बल लगते हैं, तो इस पर देखें या कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम, अर्थात जो माध्यम है उसका श्यानता गुणांक इस पर बल लगाता है। दूसरी बात, यदि इसकी जो ये गोला ज्यादा बड़ा होगा या इसकी रेडियस ज्यादा बड़ी होगी तो इस पर ज्यादा बल लगेगा। ओके, किसका बल लगेगा, ये माध्यम का, और दूसरा गोला भी बल लगा रहा है ऊपर से नीचे की ओर। और तीसरा एंड वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, अर्थात इसकी जो है टर्मिनल वेलोसिटी या एंड वेलोसिटी कितनी है, ये विस्कस फोर्स इन तीनों बातों पर निर्भर करेगा। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर एंड V, यानी जो शान बल होता है वो शान बल इन तीनों के समानुपाती होता है। किस किस के, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी शानता गुणांक इस माध्यम का, दूसरा R यानी इस गोले की त्रिज्या, और तीसरा वेलोसिटी यानी इसकी वेग कितना है, ये ऊपर से गिर रहा है इसका वेग कितना है, इन तीनों के समानुपाती होता है शान बल या विस्कस फोर्स। ओके, अर्थात हम यहां पर देखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, F इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। ये समानुपाती का चिन्ह हमने हटाया तो 6 पाई एक कांस्टेंट ले लिया। 6 पाई क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये जो फॉर्मूला हमने एस्टैब्लिश किया या जो हमें दिखाई दे रहा है वो फॉर्मूला है F इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, अर्थात ये जो है स्टोक के नियम का समीकरण है, स्टोक का नियम है। इसी स्टोक के नियम को हम आगे देखते हैं। स्टोक के नियम का उपयोग करके हम यहाँ पर जो गिरता हुआ पिंड है ऊपर से नीचे की ओर, इस पिंड का वेग हम निकालने वाले हैं या सीमांत वेग हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो पहली बात इसका घनत्व कितना है, तो ये हमने रो मान लिया। दूसरी बात, हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या r है, पिंड जो गिर रहा है उसकी त्रिज्या। जो ये पिंड जिस श्यान द्रव में गिर रहा है या जिस श्यान तरल में या विस्कोस फ्लूइड में गिर रहा है उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या शांता गुणांक हमने ईटा मान लिया, और इसका जो द्रव है उसका घनत्व हमने रो मान लिया। ये इतनी चीजें हम मानकर चलें। और किसी क्षण में इसका वेग v है, पिंड का वेग v है, ये हम मानकर चलते हैं। ओके, जब ये पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इस पर एक बल लगता है जो कि इसके भार के कारण होता है, यानी इसका भार W है मानकर चलिए, तो इस W के कारण एक बल लगता है पिंड पर, ऊपर से नीचे की ओर जो गिर रहा है तो वो नीचे की ओर बल लगता है। ठीक है, दूसरी बात, इस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, इसको हम अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं या उत्क्षेप बल कहते हैं। ऊपर की ओर लगने वाला एक, जो कौन लगाता है, ये माध्यम लगाता है। जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो माध्यम भी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर उस पर एक बल लगाता है। इस बल को हम उत्क्षेप बल कहते हैं या अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं, ऊपर की ओर लगने के लिए, यू जिसको हम कह रहे हैं। ओके, और तीसरा बल ये भी ऊपर की ओर लगता है, वो है विस्कस फोर्स, माध्यम जो लगा रहा है, यानी यहाँ जो द्रव तरल जो भरा हुआ है ये ऊपर की ओर जो लगा रहा है बल, ये विस्कस फोर्स है या शान बल है। ओके, ये तीन बल यहाँ पर प्रभावी है। ये पिंड जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो इस पर तीन बल प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इन तीनों बलों का जो रिजल्टेंट होता है या परिणामी होता है उसकी अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा बल होगा। इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, वो एक्चुअल फोर्स है और वो इन तीनों के योग के बराबर होगा, सम के इक्वल होगा, यानी F इक्वल्स टू W माइनस U माइनस F।
तीनों फोर्स। अब देखिए दोनों को हमने माइनस माइनस रखा, दो फोर्स को, इनको क्यों रखा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, सो एक प्लस और दो माइनस, यहाँ पे साइन दिख रहे हैं फोर्स के। अब इन तीनों के वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज यानी W का मान क्या है भाई, W का मान भार बराबर m इंटू जी होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। सो आप देखिए यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ये क्या है, द्रव्यमान है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। किसका है भाई ये पिंड जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है उसके लिए बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात हम करते हैं, जो माध्यम के कारण लग रहा था उत्क्षेप बल, वो भी 4/3 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू सिग्मा इंटू जी, यहाँ पर रो इंटू जी और उसके बाद सिग्मा इंटू जी लिया। और तीसरा हमने जो देखा था स्टोक के नियम, क्या, विस्कस फोर्स के बारे में, वो कितना होता है 6 पाई आर वी ईटा। ओके, ये भी ले लिया हमने तीनों। सो तीनों फोर्स इस तरह से हमने लिए बल। अब हम बात करते हैं, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कॉमन लेकर, ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो सभी कर सकते हैं। सो F इक्वल्स टू इतना। अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं हम, यानी कि सीमांत वेग की बात करते हैं। सीमांत वेग के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन किया कि सीमांत वेग क्या होता है, ये पिंड जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है, और जब इसका वेग नियत हो जाता है उस समय इस पर ये F यानी एक्चुअल फोर्स जो टोटल मिलाकर यहाँ से तीनों बल हैं, इनका मान शून्य हो जाता है, F बराबर 0। इनका रिजल्टेंट तीनों के का परिणामी जो होता है वो शून्य जब हो जाता है, उस दशा में V बराबर V0 हो जाता है। इसको सीमांत वेग कहते हैं, एक नियत वेग बन जाता है वो सीमांत वेग है। तो V बराबर V0 रख दीजिए इस फॉर्मूले में, V बराबर V0 और F बराबर 0 ऊपर वाले स्टेप में। सो आप जैसे ही रखते हैं तो 0 इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ये पूरी की पूरी यहाँ पर V की जगह पर V0 हमने रख दिया है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, V0 वाली टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में, और इस तरह से V0 का फॉर्मूला मिलता है हमें। V0 मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग। सीमांत वेग V0 इक्वल्स टू दिस वन। सो ये सीमांत वेग हमने स्थापित किया, जो पिंड ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्व के कारण गिर रहा है, यानी शांत तरल में गिर रहा है। गुरुत्व के कारण तो गिर ही रहा है, लेकिन यदि शांत तरल में गिर रहा है तब की स्थिति में सीमांत वेग कितना होगा। ओके, सो इस फॉर्मूले से हमें कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और वो निष्कर्ष है कि जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर शांत तरल में गिरता है तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है कि ये सीमांत वेग समानुपाती होता है किसके, r² के। ओके, r² के समानुपाती, रो माइनस सिग्मा के समानुपाती, इसके भी समानुपाती आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में, और साथ ही साथ ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती। ओके, ये 3 निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये तरल में जब ये गिर रहा है गोलाकार पिंड तो ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। सो मोशन ऑफ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब ये है रेफरेंसेस जिनसे ये टॉपिक यहाँ पर लिया गया है, आप भी इनको अध्ययन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस मॉड्यूल का, वो है असेसमेंट, कि आपने इस मॉड्यूल से क्या सीखा। जो बातें आपने इससे अध्ययन की उनके आधार पर हम कुछ मूल्यांकन के प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पॉइजलीज इक्वेशन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द कैपिलरी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जब द्रव केश नली में बह रहा है तो पॉइजली के अनुसार कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, कौन से कारकों पर निर्भर करेगा, इनमें से कौन से कारक आपको दिखते हैं। प्रेशर डिफरेंस एट द बोथ एंड्स ऑफ द कैपिलरी, यानी कि केश नली के दोनों सिरों का दाब अंतर पर। दूसरा विस्कोसिटी यानी श्यानता पर द्रव का। तीसरा केश नली की त्रिज्या पर। और चौथा ए, बी और सी तीनों। तो आपको क्या उचित लगता है, आपने इस मॉड्यूल को अध्ययन किया तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, और इसका सही उत्तर है डी, ए, बी और सी तीनों बिंदुओं पर। ठीक है, अगले मूल्यांकन प्रश्न की ओर चलते हैं हम, वो है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर इसकी श्यानता के साथ क्या होता है।
क्या श्यानता बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी घट जाती है, ये कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड रहती है, या उपरोक्त में से कोई ऑप्शन आपको सही नहीं लगता है। सो आई होप आपने मॉड्यूल पढ़ा और आपने समझा था द्रव के बारे में। तो इसका सही उत्तर है श्यानता कम हो जाती है। ये इसका सही उत्तर है, श्यानता घटने लगती है यहाँ पर द्रव की। ओके, अब हम चलते हैं असेसमेंट के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3, ये आपको कहता है किसी श्यान माध्यम में गिरते गोलाकार पिंड का सीमांत वेग निर्भर करता है। सीमांत वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ए ऑप्शन कहता है पिंड की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। दूसरा ऑप्शन आपको कहता है पिंड के घनत्व और माध्यम के घनत्व के अंतर, यानी कि रो और सिग्मा जो आपने अभी डेरिवेशन में देखा था, उनका रो माइनस सिग्मा, इनके डिफरेंस के समान व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या सी जो होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होता है। और डी ऑप्शन आपको दिया जाता है वो है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी आपको सही लगते हैं। तो आप सोच लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन आपने निकाला, एक एक्सप्रेशन आपने निकाला, उस एक्सप्रेशन में आपको याद होगा v0 किन बातों पर डिपेंड करता है। तो v0 डिपेंड करता है r पर भी, और दोनों के डिफरेंस रो और सिग्मा के डिफरेंस पर भी, और साथ ही साथ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पर भी। लेकिन इसका जो है मैनर कुछ अलग है। देखिए, ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के समानुपाती लिखा है, लेकिन वहां व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ ये डिफरेंस के व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो प्रोपोर्शनल होता है। और आर के प्रोपोर्शनल, तो हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो आई होप असेसमेंट पार्ट में मैंने जो ऑप्शन आपको बताया ए वाला, वही आपने भी सोचा था इसके पहले। सो आई थिंक ये जो आपने मॉड्यूल देखा, इस मॉड्यूल में आपने बड़े अच्छे से ध्यान से देखा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो इस मॉड्यूल को आप इतने ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।